हे हाय हेलो एवरीवन। सो जोमेटो पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझेंगे एंड किस तरीके के ग्रोथ के नंबर्स रहे हैं, पास्ट का ट्रेंड कैसा रहा है, आज किस तरीके की इंप्रूवमेंट लगती है इस कंपनी में एंड यहाँ से आगे के किस तरीके का पोटेंशियल लगता है इनके अलग अलग बिजनेसेस के अंदर। सो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। तो जोमेटो के बिजनेस मॉडल से हम स्टार्ट करते हैं। सो कंपनी का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें तो चार मेन बिजनेसेस हैं इनके। सबसे पहला बिजनेस ऑफ कोर्स जो इनका मेन बिजनेस है, फूड डिलीवरी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी का बिजनेस, वो इनका सबसे मेन बिजनेस है। देन कुछ टाइम पहले इन्होंने ब्लिंकिट को एज वी ऑल नो एक्वायर किया था। तो ब्लिंकिट जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से स्केल कर रहा है इस कंपनी के लिए, आज के टाइम पे ऐसा माना जाता है कि वो एक बहुत बड़ा ग्रोथ लीवर होने वाला है इस कंपनी के लिए आने वाले कुछ सालों में। तो ब्लिंकिट एक दूसरा ग्रोथ बिजनेस हो गया कंपनी के लिए। देन तीसरा बिजनेस की अगर हम बात करें तो वो उनका B2B बिजनेस है, हाइपर प्योर। तो इस बिजनेस के अंदर जोमेटो क्या करता है, इनके कुछ जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके साथ में इनका टाई अप है और इनको ये उनके किचन के रिलेटेड जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं, आपका फ्रूट वेजिटेबल से लेकर के और जितने भी एसेंशियल आइटम्स होते हैं, वो 1 डे में डिलीवरी करता है। तो ये इनका B2B वाला बिजनेस है। और एक चौथा बिजनेस है इनका डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट जैसे आपने स्विगी का देखा होगा, डाइन आउट का, उसी तरीके का इसका मॉडल है। मतलब ये इस ऐप के थ्रू कंपनी क्या करती है, कंज्यूमर्स के जो गोइंग आउट की जो नीड है, मतलब आपको रेस्टोरेंट में बुकिंग करनी है, डिनर के लिए बुकिंग करनी है, तो उन सारी चीजों में ये हेल्प करता है। प्लस उसके साथ कंपनी आज के टाइम पे इसमें एडिशनल सर्विसेज भी ऐड कर रही है, जैसे ऑनलाइन मूवी टिकटिंग हो गया, स्पोर्ट्स इवेंट हो गए, ये सारे। तो मतलब गोइंग आउट के रिलेटेड जितने भी नीड्स होते हैं कंज्यूमर्स को, वो सारी उसके रिलेटेड सर्विसेज कंपनी इस ऐप के थ्रू प्रोवाइड करने का प्लान कर रही है। तो ये चार मेन बिजनेसेस है कंपनी के। देन ऑफ कोर्स इनका ग्रोथ देखते हैं कि कंपनी का Q1 में नंबर्स कैसे आए हैं। तो अगर आप इनका ये ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखोगे अक्रॉस B2C बिजनेसेस, जितने भी B2C बिजनेसेस हैं, उसमें 53% की ग्रोथ रही है कंपनी की ऑन अ वाई बेसिस। रेवेन्यू टर्म्स में अगर हम देखें तो 62% पे इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रो हुआ है। एंड ऑफ कोर्स अगर इबिट्टा का नंबर देखें हम तो ये 12 करोड़ था सिर्फ लास्ट लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि बढ़ करके अब 299 करोड़ हो गया है। एंड पिछला जो क्वार्टर था, FY24 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, जोमेटो की हिस्ट्री में वो पहला ऐसा क्वार्टर था जब जब इस कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। आई थिंक 2 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था। एंड बहुत ज्यादा ट्रॉल भी किया गया था उस टाइम पे इस कंपनी को कि कुछ टैक्सेस वगैरह बचा के या कहीं एक्सपेंसेस में कुछ प्रूडेंटली इन्होंने करके ये 2 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। बट वहां से अगर आप इस बिजनेस की जर्नी देखोगे तो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर जो पैट का ग्रोथ है इस कंपनी का बहुत सॉलिड रहा है। 2 करोड़ का पैट था इनका लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। आज अगर हम इनके लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर हम नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 605 करोड़ के आसपास आता है। इतना सॉलिड प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखाया है इस कंपनी ने। तो जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन किया जाता था इस बिजनेस को कि प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस मेकिंग बिजनेस है, वहीं पे इस कंपनी ने सबसे अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है। एंड इसी की वजह से आप देख रहे हो कि स्टॉक को इतना जबरदस्त तरीके से रिवॉर्ड भी मिला है मार्केट से। देन ये एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि इनकी जो मैनेजमेंट है वो खुद से, उनको जो लगता है कि मार्केट में जिस तरीके की इंपॉर्टेंट क्वेरीज चल रही होगी इनके बिजनेस को लेकर के, तो वो खुद से उसका आंसर वगैरह करते हैं। आप जरूर इसको गो थ्रू कर सकते हो। देन अगर हम इनके अलग अलग बिजनेसेस का परफॉर्मेंस देखें तो जैसे आप इनका ये फूड डिलीवरी का बिजनेस देखोगे, इसका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 25-27% पे ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% पे ग्रो हुआ है। लेकिन सबसे सॉलिड ग्रोथ जो अभी हमने बात करा, इनका जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है ब्लिंकिट, उसका ग्रोथ बहुत सॉलिड है। 384 करोड़ का रेवेन्यू था इस बिजनेस से पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में, और इस क्वार्टर में वो 942 करोड़ का रेवेन्यू है। मतलब वाई लेवल पे ऑलमोस्ट 3x ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करी है अपने ब्लिंकिट के बिजनेस के अंदर। अलग ही स्केल पे ये बिजनेस चल रहा है। जिस तरीके से हर एक कैटेगरी के सर्विसेज प्रोडक्ट्स ये लोग ऐड करते चले जा रहे हैं, बहुत सॉलिड एक्सेप्टेंस मिल रहा है इनको कंज्यूमर्स की तरफ से। फिर जो इनका गोइंग आउट वाला बिजनेस है, इसमें भी रेवेन्यू डबल से ज्यादा हो गया, ऑफ कोर्स ऑन अ स्मॉल बेस, 42 करोड़ का था लास्ट ईयर। और जो B2B बिजनेस है उसमें भी डबल ग्रोथ आई है रेवेन्यू टर्म्स के अंदर। देन अगर हम इनका इबिट्टा देखते हैं तो मेन जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है इनका आज के टाइम पे वो फूड डिलीवरी का बिजनेस है, और वही इनकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को ड्राइव कर रहा है। अगर आप ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखोगे कंपनी का, तो उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ है, चाहे वो आपका क्विक कॉमर्स का बिजनेस हो या फूड डिलीवरी का बिजनेस हो या आपका गोइंग आउट वाला बिजनेस हो। अब एक इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या देखनी है, अगेन ब्लिंकिट से रिलेटेड, कि ब्लिंकिट का प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड कैसा चल रहा है।
तो ये जो क्विक कॉमर्स का ब्लिंकिट का बिजनेस अगर आप देखोगे तो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू तो मतलब इनका 130% पे ग्रो हुआ है वाई लेवल पे। रेवेन्यू भी अनडाउटेडली इनका 3x हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन अगर हम इबिड्डा नंबर देखें इस कंपनी का तो ये भी कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है। 133 करोड़ का नेगेटिव इबिड्डा था ब्लिंकिट का लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में। इस साल ये नंबर कम होकर के -3 करोड़ पे रह गया, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे है, ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ इनका ब्लिंक ऑपरेटिंग लेवल पे इनका जो ब्लिंकिट का बिजनेस है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव कर रहा है। तो ये यही रीजन है कि इतना ज्यादा बुलिशनेस हम देख रहे हैं जोमेटो के स्टॉक को लेकर के, इसके बिजनेस को लेकर के। बिकॉज जो फूड डिलीवरी बिजनेस है वो तो आपका प्रॉफिटेबल हो गया ऑलरेडी और अच्छे पेस पे आगे ग्रो भी कर रहा है। प्लस जो आपका अगला जो बड़ा ग्रोथ लीवर वाला बिजनेस है ब्लिंकिट, वो इतनी सुपर सॉलिड स्पीड पे स्केल अप कर रहा है अपने मॉडल्स को, प्रोडक्ट कैटेगरीज को, एक्सपेंशन को, एंड उसके साथ में प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है। मतलब इबिटा लेवल पे बिजनेस कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहा है और टॉप लाइन भी बिजनेस की ग्रो होती जा रही है। तो ये बहुत सॉलिड सिग्नल है इस बिजनेस के लिए। यही रीजन है कि मार्केट में इतनी बुलिशनेस देखते हैं इसके स्टॉक के अंदर। सो रिजल्ट ओवरऑल जैसे हमने डिस्कस किया, काफी सॉलिड रिजल्ट रिपोर्ट करे हैं कंपनी ने। अब इनका हम कॉन कॉल देखेंगे कि मैनेजमेंट ओवरऑल किस तरीके का गाइडेंस दे रहा है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स भी है। तो वो सारी चीजें हम इनका कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें ऑफ कोर्स आपका वही है कि जो हमने अभी डिस्कस किया कि लास्ट ईयर फर्स्ट जो क्वार्टर था वो पहला क्वार्टर था इनकी हिस्ट्री में जब इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया, एंड उसके बाद से कंसिस्टेंट ग्रोथ जर्नी रही है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी जोमेटो के लिए। देन मैनेजमेंट बोल रहा है कि FY20 से लेकर के FY24 तक का अगर आप टेन्योर देखोगे जो पिछला 4-5 साल का, उसमें जो हमारा ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है फूड डिलीवरी बिजनेस के लिए वो ऑलमोस्ट 30% पे ग्रो हुआ है। एंड जिस तरीके का मार्केट में डिमांड है, सप्लाई साइड इतनी स्ट्रांग है हमारी, और इंडिया की इकोनॉमी जो कंजम्पशन ग्रोथ जिस तरीके से चल रहा है, हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये ग्रोथ ट्रेंड अगले 4-5 साल भी कंटिन्यू रहना चाहिए। मतलब जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू कंपनी के फूड डिलीवरी बिजनेस में है 30% के कैगर का, वो मैनेजमेंट बोल रहा है कि 25-30% तक अगले 4 से 5 साल भी रहने का बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है। देन इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि क्वार्टरली वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता रहता है, ग्रॉस मार्जिन जो आप हो गया आपका बेसिकली। लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट का गाइडेंस ये है कि मार्जिन को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को हम 4 से 5% तक लेके जाने का प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में, जो कि अभी 3.5% के आसपास है। यानी कि मार्जिन एक्सपैंड होगा तो उसका मतलब क्या कि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो और अच्छे से ग्रो करने का चांस है। तो प्रॉफिट को लेकर भी अच्छा गाइडेंस है मैनेजमेंट का। देन कंपनी कह रही है कि अब इसको मतलब मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए और ग्रोथ को देखने के लिए हमको 2 चीजें मैनेज करनी है हमारे प्लेटफॉर्म के अंदर। बेसिकली 3 चीजों पे फोकस करना है। पहला तो ऑफकोर्स आपका कस्टमर बेस लगातार बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा रेस्टोरेंट्स आपके प्लेटफॉर्म के साथ में कनेक्ट होने चाहिए। एंड तीसरा, जो आपके डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनका ओवरऑल वेलबींग और सफिशिएंट डिलीवरी पार्टनर्स आपके प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए। इन 3 चीजों पे ध्यान रखना है। अब मैनेजमेंट कह रही है कि इन तीनों चीजों को करने के लिए हमको हमारे प्लेटफॉर्म की हेल्थ ओवरऑल इंप्रूव करनी है। और वो कैसे होगा? पहला, इंडिया में जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जिनकी बहुत डिमांड है, जो अच्छी क्वालिटी के टॉप रेस्टोरेंट्स हैं, उनको हमें अपने प्लेटफॉर्म पे लाना है। और दूसरा एक पॉइंट उसी के साथ ये भी है कि उन रेस्टोरेंट्स का अपना भी फुटप्रिंट बढ़ना चाहिए और ज्यादा लोकेशंस में उनको अपने रेस्टोरेंट्स ओपन करने चाहिए। दूसरा, हमारे जो पार्टनर्स हैं, डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उनका ओवरऑल वेलबींग पे हमको फोकस करना है। बिकॉज ऑफ कोर्स जितना वो सेटिस्फाइड होंगे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ में, उतना ज्यादा उनका रिटेंशन बढ़ेगा और हमारी मार्केट लीडरशिप पोजीशन बढ़ेगी। देन जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस है उसमें मैनेजमेंट कह रहा है कि क्विक कॉमर्स में कंपटीशन तो तब से है जब से ये वर्ड आया था क्विक कॉमर्स वाला। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं रिसेंटली उन्होंने बहुत ज्यादा स्पेंड किया है मार्केटिंग के ऊपर और कस्टमर्स को सब्सिडीज वगैरह देने के ऊपर। लेकिन इंटरेस्टिंगली हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो हमारे कस्टमर बेस हैं वो हमारी सर्विस और क्वालिटी सर्विस को लेकर के और जिस तरीके का सिलेक्शन ऑफर है हमारा, उसको लेकर के बहुत ज्यादा लॉयल है हमारे साथ में, एंड वो अनअफेक्टेड रहे हैं। ये हमारे नंबर्स में भी हमको देखने को मिला है, जो हमने 3x ग्रोथ अचीव करी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। सो कंपनी कह रही है कि अब इन्होंने पहले गाइडेंस दिया था अपने ब्लिंकिट वाले बिजनेस के अंदर कि ये 1000 स्टोर ओपन करने का प्लान था इनका बाय द एंड ऑफ FY25। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि जिस तरीके की विजिबिलिटी हमको दिख रही है, हमारा ऐसा टारगेट है कि हम 2000 स्टोर ओपन करेंगे ब्लिंकिट के बाय द एंड ऑफ FY26। तो गाइडेंस अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया इन्होंने।
आज के टाइम पे ब्लिंकिट के ऑलमोस्ट 639 640 के आसपास इनके टोटल स्टोर्स हैं। तो अगले 1.5 साल के अंदर मैनेजमेंट अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को 1.5 गुना करने को देख रहा है अगले 1.5 साल के अंदर। बहुत सॉलिड एक्सपेंशन मैनेजमेंट प्लान कर रहा है। एंड कंपनी का कहना है कि ये जो एक्सपेंशन रहेगा, जो नए स्टोर्स रहेंगे, वो आपके इंडिया के टॉप 10 सिटीज के अंदर ही रहेंगे। अब क्योंकि इतने सुपर फास्ट स्पीड पे हमको एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पे कई बार आपको क्या होता है कि मार्जिन में थोड़ा बहुत इंपैक्ट लेना पड़ता है। मैनेजमेंट कह रहा है कि उसके लिए हम रेडी हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक इंपैक्ट लेंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी पे, लेकिन थोड़ा बहुत मार्जिन पे हम सेक्रीफाइस करने को रेडी हैं, बिकॉज आगे की अपॉर्चुनिटी हमको इतनी सॉलिड लगती है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा इन्होंने शेयर किया। एक्चुअली इससे हमको पता चलता है कि ब्लिंकिट जो है वो किस लेवल पे स्केल अप कर रहा है और किस लेवल की ऑपरेशन एफिशिएंसी है इस बिजनेस की। तो इनका ब्लिंकिट के जो स्टोर्स हैं, उसका पर डे पर स्टोर अगर आप देखोगे तो एवरेज ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू उसका 6 लाख के आसपास था लास्ट ईयर, जब कंपनी के अराउंड 380 के आसपास स्टोर्स थे। इस साल इनके नंबर ऑफ स्टोर बढ़कर के 639 हो गए हैं और एवरेज ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पर डे पर स्टोर इनका 10 लाख चला गया। मतलब नंबर ऑफ स्टोर डबल हो गए, लेकिन कंपनी का एवरेज ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू भी ऑलमोस्ट मतलब 50% की रेट से ग्रो किया, 50-60% की रेट से ग्रो किया ऑन अ YOY बेसिस। और इसके साथ में मैनेजमेंट कह रही है कि जो हमारे टॉप 50 स्टोर्स हैं ब्लिंकिट के, उनका एवरेज ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पर डे पर स्टोर 18 लाख जा रहा है। तो इस लेवल की एफिशिएंसी है कंपनी की। क्यों इतना सॉलिड ग्रोथ मिल रहा है इस बिजनेस को, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आई डोंट नो आपके सिटी में ब्लिंकिट अवेलेबल है या नहीं, बट अगर आप थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ब्लिंकिट के प्लेटफॉर्म पे आज से 1.5-2 साल पहले जो आइटम्स अवेलेबल थे वो बहुत लिमिटेड थे। मेनली ये कंपनी एफएमसीजी से रिलेटेड या बाकी जो एसेंशियल आइटम्स हैं उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स कैटेगरीज इनके प्लेटफॉर्म पे मिलते थे। एंड उस टाइम पे ऑफकोर्स आपके पास बाकी ऑप्शंस ऑलरेडी काफी ज्यादा थे कंज्यूमर्स के पास में। आज अगर आप देखते हो तो आपको रेयरली कोई ऐसा आइटम मिलता है जो ब्लिंकिट के पास अवेलेबल नहीं है, ब्लिंकिट के प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा। रेयरली ऐसा कोई आइटम है। मतलब बेसिक आपका फ्रूट वेजिटेबल और एफएमसीजी के बेसिक नीड के प्रोडक्ट तो हैं ही, लेकिन उसके बाहर की जो कोर कैटेगरी के बाहर के जो आइटम्स हैं वो भी कंपनी ने लगातार ऐड किए हैं और उसको कंपनी 10 to 20 मिनट्स के अंदर डिलीवर करती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि इतना इतना सॉलिड एक्सेप्टेंस मिल रहा है इनको कंज्यूमर्स की तरफ से। और इसीलिए कंपनी का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू भी लगातार बढ़ता जा रहा है। एंड इसीलिए हम देख रहे हैं कि 10 से 18 लाख तक ये इनका पर डे एवरेज ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू चला गया है। देन कंपनी कह रही है कि अब ये जो ग्रोथ रहा है हमारा, ये ऑफ कोर्स जो हमने अभी डिस्कस किया, वो हमारे नंबर ऑफ एक्सक्यूज बढ़ाने के ऊपर रहा है। मतलब पिछले 8 क्वार्टर्स के अंदर यानी 2 साल के अंदर मैनेजमेंट कह रहा है कि जो हमने अपना एसक्यू बढ़ाया है वो ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम बढ़ाया है। कस्टमर के लिए जो सिलेक्शन अवेलेबिलिटी है वो 4 to 5 टाइम कर दी है। इनफैक्ट ब्लिंकिट आज के टाइम पे क्या कर रहा है, जो आपके लोकल जो फोटो स्टेट्स की जो शॉप्स होती है उनका भी मार्केट शेयर लेता जा रहा है। ब्लिंकिट पे आज के टाइम पे आप ऑनलाइन जो प्रिंट आउट वगैरह होते हैं वो भी आप वहां पे ऑर्डर कर सकते हो और आपको रीजनेबल कॉस्ट पे वो घर बैठे ऑफर कर रहे हैं। तो इस लेवल की ऑपरेशनल एफिशिएंसी कंपनी लगातार अचीव करती जा रही है, इसीलिए कंपनी का ग्रोथ हम इतना सॉलिड देख रहे हैं। एंड मैनेजमेंट कह रहा है कि जो कोर जो है हमारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स एफएमसीजी स्टेबल्स, इसके बाहर के आइटम्स जो हमने ऐड किए हैं, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम आता है, ब्यूटी मेकअप के आइटम आते हैं, पेट केयर टॉयज गेम्स, ये सारे कैटेगरी जो हमने ऐड किए हैं, वहां से सबसे ज्यादा ग्रोथ हमको देखने को मिली है पिछले 2 साल के अंदर। और यहां से पोटेंशियल अभी भी बहुत है, क्योंकि इंडिया के हार्डली ये टॉप 7-8-10 सिटीज के अंदर हैं, इनमें भी अच्छे से पेनेट्रेट नहीं किया है। नंबर ऑफ एसक्यूज नंबर ऑफ कैटेगरीज और ज्यादा बढ़ाने का स्कोप है। तो मतलब अपसाइड अगर आप यहां से देखते हो तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है इस कंपनी के पास में। अब जो इस तरीके की ग्रोथ आ रही है, तो इसमें मैनेजमेंट कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम लोकल जो किराना स्टोर से उनका मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, उनकी तरफ से मार्केट शेयर ले रहे हैं, या फिर जो आपके वैल्यू फोकस रिटेलर्स हैं जैसे कि डी मार्ट, उनसे मार्केट शेयर ले रहे हैं। उनका मार्केट शेयर नहीं ले रहे हम, बिकॉज उनके मॉडल को रेप्लिकेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उनके पास एक एडवांटेज क्या है कि वो लूज आइटम सेल करते हैं, और जबकि ब्लिंकिट या कोई भी क्विक कॉमर्स बिजनेस जो है वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लूज आइटम सेल नहीं कर सकता। प्लस प्राइसेस का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उनके पास प्राइसिंग का अच्छा कंट्रोल है, जो कि एक क्विक कॉमर्स कंपनी के पास में नहीं है। तो ये एक और रीजन हो जाता है। तीसरा, अगर आप जो लोकल किराना स्टोर्स हैं आपके आपके आसपास में, वहां पे एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे तो इंडिया में जो खाता सिस्टम है वो बहुत ज्यादा चलता है, कि मंथली आपने पूरा राशन ले लिया, नेक्स्ट मंथ जब आपका वो सैलरी आएगा तब उसमें से आप उसको रीपे करोगे। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि इन 3-4 रीजंस की वजह से जो आपके किराना स्टोर्स हैं या जो आपका जो वैल्यू रिटेलर्स हैं,
उनका मार्केट शेयर गेन नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जो ब्लिंकिट का या इनके जो क्विक कॉमर्स बिजनेस का ओवरऑल ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो बढ़ रहा है पिछले कुछ टाइम में, तो उसकी 3 रीजंस मैनेजमेंट कह रही है, मेन रीजंस हमको लगता है। सबसे पहला जो उसका रीजन है वो है इंक्रीमेंटल ग्रोथ इन कंजम्पशन। मतलब मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म की वजह से कंज्यूमर्स के हम उन सारी नीड्स को एड्रेस कर पा रहे हैं जो कि अदरवाइज अनएड्रेस रह जाती थी। एग्जांपल के लिए मैनेजमेंट कह रहा है कि जो हमारी आइसक्रीम की सेल्स है, वो मार्केट में जो इंक्रीमेंटल आइसक्रीम की जो सेल्स है वो 2/3 हमारे प्लेटफॉर्म की वजह से है, क्योंकि कुछ मिनट्स के अंदर हम आइसक्रीम जैसा प्रोडक्ट जो है वो अपने कंज्यूमर को डिलीवर कर पाते हैं ऑनलाइन। बिकॉज हमने कंट्री का सबसे बड़ा फ्रोजन सप्लाई चेन के ऊपर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, इतना स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन हमने मेंटेन किया हुआ है कि विद इन अ फ्यू मिनट्स जो आइसक्रीम जैसा प्रोडक्ट है वो हम कंज्यूमर को 10 to 20 मिनट्स के अंदर डिलीवर करते हैं। तो वरना अगर ये चीज नहीं होती तो कंज्यूमर को क्या था कि बाहर जाके आपको ये चीज लेनी पड़ेगी। तो इस डिमांड को हम एड्रेस कर रहे हैं, ये अदरवाइज अनएड्रेस रह जाती। इसी तरीके से मैनेजमेंट कह रहा है जैसे फेस्टिव ओकेशन हो गया या इंपल्सिव बाइंग हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए कि आपको अर्जेंटली कोई आइटम चाहिए, कोई आपका टॉयलेटरी से रिलेटेड आइटम हो गया, या आपका कोई ऐसा कोई चॉकलेट वगैरह कोई आइटम हो गया, कोई ऐसा गेस्ट वगैरह आ गया जो आपको इंस्टेंटली वहां पे कुछ ऐसा आइटम चाहिए। सो उस तरीके की डिमांड को जो हम एड्रेस कर पा रहे हैं कि 10 to 20 मिनट्स में हम डिलीवर करते हैं वाइड कैटेगरी ऑफ आइटम, तो इंक्रीमेंटल डिमांड हमको वहां से आ रहा है। एक तो वो बड़ा लीवर है हमारे ग्रोथ का। दूसरा मैनेजमेंट कह रही है कि जो ई कॉमर्स डिलीवरी है, 1 डे डिलीवरी जो करते हैं, उनकी तरफ से हम मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अमेजोन प्राइम हो गया या आपका जो फ्लिपकार्ट हो गया, इनसे कंपनी लगातार मार्केट शेयर गेन करती चली जा रही है। अब पॉइंट यहाँ पे ये आएगा ऑफ कोर्स कि जब एक दिन में आ रहा है तो 20 मतलब 10-20 मिनट्स में आ जाएगा तो उसमें क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचो तो पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि 10-20 मिनट्स में अर्जेंसी नहीं है, हमें नीड नहीं है तो फिर भी क्यों वो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड क्यों होगी। पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपको वही आइटम 10 to 20 मिनट्स में डिलीवर हो रहा है तो डेफिनेटली कोई भी जो कंज्यूमर है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सो वहां पे ये पॉइंट नहीं आता कि वो प्रॉब्लम रियल है या नहीं है। यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि अगर उसका सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है, अगर आपका कन्वीनियंस और बढ़ रहा है, घर बैठे जो चीज आपको 24 आवर्स के बाद मिलने वाली थी अमेजोन प्राइम वगैरह से ऑर्डर करने के बाद, वो आपको अगर विद इन 10-20 मिनट्स मिल रही है तो डेफिनेटली कंज्यूमर उसके लिए जाएगा। एंड ये जो मॉडल है इनका, ये डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पे कस्टमर को अट्रैक्ट कर पा रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि मार्केट शेयर लगातार शिफ्ट हो रहा है। कंपनी कह रही है कि इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन D2C ब्रांड्स हैं जो ब्लिंकिट के मॉडल की वजह से इतने बड़े लेवल पे स्केल अप कर पा रहे हैं। जैसे पिरफोरा एक ओरल डेंटल केयर ब्रांड है, उसका इन्होंने एग्जांपल दिया है कि उसका इतना जो ग्रोथ है, उसका जो इतना बड़ा डिमांड आया है, उसमें ब्लिंकिट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। बिकॉज वहां पे ई कॉमर्स को हमने आउट परफॉर्म किया है काफी बड़े लेवल से। एंड तीसरा कंपनी कह रही है जो आपके लोकल सिटीज में जो आपके मिड साइज या लार्ज साइज जो रिटेलर्स होते हैं, उनकी तरफ से भी मार्केट शेयर कंपनी लगातार गेन करती जा रही है। बिकॉज पहले उनके पास क्या था कि वो कस्टमर्स को एड्रेस कर पा रहे थे बिकॉज उनके पास वाइड वेराइटी ऑफ आइटम्स था, एक्सक्यूज बहुत सारे थे। लेकिन आज के टाइम पे ब्लिंकिट वही सारे एक्सक्यूज इतने सारे कैटेगरीज के अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल करवा पा रहा है, तो एक्सपीरियंस कस्टमर का बहुत अच्छा हो गया। प्लस होम डिलीवरी मिल रही है विद इन 10 to 20 मिनट्स, तो ये एक और एड ऑन एक्सपीरियंस हो गया, कन्वीनियंट हो गया कस्टमर के लिए। तो इनका भी मार्केट शेयर लगातार ब्लिंकिट गेन करता जा रहा है। सो ये 3 मेन जगह है जहां से ब्लिंकिट का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। देन मैनेजमेंट का कहना है कि जोमैटो और ब्लिंकिट ये जो 2 बिजनेसेस हैं, ये इनके 2 बड़े B2C बिजनेसेस हैं। तीसरा बिजनेस अभी इन प्रोसेस है जिसको स्केल अप कर रही है कंपनी, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट ऐप है। सो कंपनी कह रही है कि डिस्ट्रिक्ट ऐप बेसिकली कस्टमर्स की गोइंग आउट नीड्स को केटर करता है। इसमें जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, मैनेजमेंट कह रहा है कि रेस्टोरेंट के साथ में रेस्टोरेंट बुक ऑनलाइन आप कर सकते हो, उसके साथ में हम बाकी चीजें भी ऐड करने को देख रहे हैं, जैसे आपका मूवी टिकटिंग, स्पोर्ट्स टिकटिंग, लाइव परफॉर्मेंस, शॉपिंग, स्टेकेशंस, ये सारी चीजें हम ऐड ऑन करने को देख रहे हैं। इनमें से कुछ चीजें इन्होंने लॉन्च कर दी है ऑलरेडी। आई थिंक मूवी ऑनलाइन बुकिंग का इन्होंने स्टार्ट कर दिया है और बाकी की चीजें पाइपलाइन में है, बहुत जल्दी उसको लॉन्च करेंगे। मैनेजमेंट कह रहा है कि इसको बेसिकली हम कंज्यूमर के गोइंग आउट का एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन ऐप बनाना चाहते हैं। और अगर ये अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ, जो चीजें हम प्लान कर रहे हैं, तो जोमैटो की तरफ से ये तीसरा सबसे बड़ा B2C बिजनेस होगा।
देन ईसॉप ऑफ कोर्स ये लगातार क्रिएट करते रहते हैं, उसका कॉस्ट भी आता है। सो मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि ईसॉप का कॉस्ट अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, तो वो लगातार कम हो रहा है और आगे चल के और ज्यादा कम होगा। तो मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप टोटल एम्प्लॉय कॉस्ट में ईसॉप का कॉस्ट देखोगे तो FY22 तक ऑलमोस्ट 52% था ईसॉप, आज के टाइम पे उसका शेयर कम होकर के सिर्फ 31% हो गया है। एंड आने वाले सालों में आप देखोगे कि ईसॉप का कॉस्ट लगातार और कम होता जाएगा। बट इसके साथ में मैनेजमेंट ये भी कह रही है कि हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ईसॉप एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, बिकॉज एक तरीके से हमारी जो टीम है उसको ये अलाइन करता है, एक कॉमन गोल के लिए हम सब काम करते हैं, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है एम्प्लॉयज के अंदर, क्योंकि अर्ली स्टेज बिजनेस है, मार्केट अपने आप में अभी डेवलप हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स बहुत फास्ट पेस पे आते जा रहे हैं स्पेस के अंदर। तो वहां पे हमको टीम में एक कॉमन गोल चाहिए, एक ओनरशिप का फीलिंग होना चाहिए। तो उसके लिए ईसॉप एक बहुत ज्यादा हमको उसमें हेल्प करता है लगातार। देन जोमेटो क्या कर रहा है, अपने डिलीवरी पार्टनर के लिए शेल्टर प्रोजेक्ट्स लगातार बनाता जा रहा है। तो अराउंड 600 के पॉइंट्स के आसपास इन्होंने शेल्टर प्रोजेक्ट्स अभी तक बनाए हैं अक्रॉस कंट्री। तो कंपनी कह रही है कि इसको जो अभी Q1 में इतना जो एक्सट्रीम हीट था उससे बहुत ज़्यादा और हेल्प मिला। सॉरी, तो ये जो शेल्टर्स हैं उसने इनको एक्सट्रीम हीट से इनके डिलीवरी पार्टनर्स को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया। वहाँ पे ये बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका ड्रिंकिंग वाटर हो, मोबाइल चार्जिंग हो। एंड कंपनी कह रही है कि इसको और लगातार हम और ऐड करते जाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा फोकस ये भी है कि डिलीवरी पार्टनर की वेलबींग अच्छा होना चाहिए, उनका रिटेंशन रहना चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। देन कुछ अभी कंज्यूमर कंपनीज या रेस्टोरेंट कंपनीज का अगर आप कमेंट्री सुनोगे तो उनका कहना है कि मार्केट में थोड़ा सा वो स्लो डाउन देख रहे हैं डिमांड के टर्म्स में। बट जोमेटो इसका बिल्कुल अपोजिट कह रहा है। मैनेजमेंट कह रही है कि हमको ऐसा कोई स्लो डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। हमारा तो वही मानना है कि जो 27-28% की हमारी ग्रोस ऑर्डर वैल्यू की ग्रोथ चल रही है, मतलब मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो हमने गाइडेंस दिया ही है कि 25-30% का ग्रोथ हम देखते हैं। इनफैक्ट नियर टर्म में भी हमारा मानना है कि थोड़ा बहुत अगर चेंज होता भी है लेकिन फिर भी 20% से ज्यादा का ग्रोथ रहना चाहिए हमारे ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू के अंदर। तो ये बहुत अपोजिट व्यू हो गया। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसा बोला जाता है इन्वेस्टिंग में कि प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग आपको कई बार हेल्प करता है। तो बेसिकली प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग क्या हुआ, जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया में इंफ्रा थीम बहुत हाई लेवल पे चल रहा है। इंफ्रा में आपका जो इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज हैं, रियल स्टेट है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, रिन्यूएबल सेक्टर है, ये सारे कंपनीज बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है इनके ऊपर। अब एक तो पॉइंट ये है कि इन हर एक सेक्टर के अंदर जाके हम इंडिविजुअल प्लेयर को चूज करें तो वहां पे एफर्ट ज्यादा है। दूसरा एक स्मार्ट तरीका क्या है कि आप इनका एक प्रॉक्सी चूज करो। तो इसका प्रॉक्सी किसको बोला जाता है, केबल एंड वायर सेक्टर को। बिकॉज चाहे आपका रियल स्टेट सेक्टर अच्छा करे या आपका इंफ्रा या कंस्ट्रक्शन या पावर डिस्ट्रीब्यूशन या रिन्यूएबल, केबल एंड वायर का जो नीड है वो हर एक सेक्टर के अंदर है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि केबल वायर सेक्टर पिछले 3-4 साल में इतने हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट पूरा सेक्टर। सिमिलरली अगर आप इंश्योरेंस में आओगे तो इंश्योरेंस में अंडर पेनिट्रेशन बहुत है, लेकिन वहां पे भी प्लेयर एक सिंगल प्लेयर पे बैट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि वो HDFC लाइफ होगा, SBI लाइफ होगा या ICICI प्रूडेंशियल होगा। तो वहां पे भी PB फिनटेक जैसा प्लेयर, एक 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 इंश्योरेंस का एग्रीगेटर, उसके ऊपर बैट करना थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है। बिकॉज कोई भी प्लेयर ग्रो करे उसका तो ऑफकोर्स ग्रोथ ओवरऑल रहेगा ही। सिमिलरली तरीके से फूड इंडस्ट्री में भी अगर आप देखोगे तो QSR स्पेस पूरा स्ट्रगल कर रहा है, नेगेटिव ग्रोथ है, प्रॉफिट सबका बहुत हाई लेवल पे गिरता जा रहा है, वैल्यूएशन बहुत हाई स्ट्रेच हो चुकी है। लेकिन वहीं पे अगर आप जोमेटो जैसे प्लेयर को देखो, एक अकाउंट एग्रीगेटर, तो उनका ग्रोथ लगातार चलता जा रहा है। तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग, जहां पे बाकी कंज्यूमर कंपनीज तो स्ट्रगल कर रही है लेकिन जोमेटो लगातार हाई पेस पे ग्रो करता जा रहा है। इनको मार्केट शेयर गेन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। एंड इनफैक्ट मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारे कुछ रेस्टोरेंट पार्टनर से भी हमको कोई इस तरीके का फीडबैक नहीं मिल रहा है कि डिमांड में किसी तरीके की स्लो डाउन है। देन जो मार्जिन का जो इन्होंने गाइडेंस दिया है उस पे मैनेजमेंट कह रहा है कि एग्जैक्ट कोई टाइमलाइन अभी हमने फिक्स नहीं की है कि ये 4 से 5% का मार्जिन हमको कब अचीव करना है। बेसिकली हमारा गोल ये है कि हमारा ये मार्जिन कंसिस्टेंट रहना चाहिए, सस्टेनेबल रहना चाहिए। वन टाइम अचीव करके वापस से हम पुराने लेवल पे आ जाए, वो टारगेट नहीं है हमारा। देन जो 2000 स्टोर्स का इन्होंने प्लान किया है, अब उसमें एक रिस्क, एक चैलेंज क्या है, तो जैसे ये 2000 स्टोर्स प्लान कर रहे हैं तो इनका इतना एग्रेसिव प्लान देख के ऑफकोर्स जो इनके कंपटीशन है, वो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो वहां पे दो रिस्क क्या हो जाएगा कि एक तो कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा, दूसरा जो आपने 2000 स्टोर जो ओपन कर दिए तो उसमें एकदम से तो डिमांड आएगी नहीं, तो वहां पे यूटिलाइजेशन भी आपका नीचे गिरेगा। तो उसमें एक और चीज का इंपैक्ट हो सकती है कि जो EBITDA आपका ब्लिंकिट वाले बिजनेस में इतने क्वार्टर्स में लगातार इंप्रूव हुआ है, वो वापस से कहीं नेगेटिव में ना चला जाए, इसका एक चांस जरूर है। पर मैनेजमेंट इस पे क्या कह रहा है कि इस चीज की पॉसिबिलिटी जरूर है,
लेकिन नियर टर्म में हमको ऐसी विजिबिलिटी कोई दिख नहीं रही है करंट सिचुएशन में कि ऐसा हो सकता है। तो हम आज के बेसिस पे एक्ट कर रहे हैं। अभी हमको बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रहा है, हमको लग रहा है कि 2000 स्टोर तक हमको जाना चाहिए, बिकॉज बहुत सॉलिड एक्सपेंशन है, वहां पे डिमांड है जिसको हमको केटर करना है बहुत जल्दी। तो इसकी होने की पॉसिबिलिटी जरूर है, लेकिन ऐसा हमें चांस लगता नहीं है नियर टर्म में कि इस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। एंड ओवरऑल हम प्रॉफिटेबली ग्रो करने का फोकस कर रहे हैं। देन इनका जोमेटो बिजनेस में जो कस्टमर डिलीवरी चार्जेस हैं वो लगातार कम हुए हैं। तो क्यों कम हुए? बिकॉज मैनेजमेंट बोल रहा है जो जोमेटो का जो गोल्ड मेंबरशिप है उसका नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो गोल्ड मेंबरशिप अगर आप लोगे तो डेफिनेटली आपको डिलीवरी चार्ज तो पे करना नहीं है, तो इसलिए डिलीवरी चार्ज से जो इनकम आता है इनका वो कम होता जा रहा है। देन मैनेजमेंट कह रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऐप है हमारा गोइंग आउट वाली नीड को जो केटर करता है उसको हम एज अ सेपरेट ब्रांड और सेपरेट ऐप उसको हम बिल्ड करना चाहते हैं, सिमिलर तरीके से जैसे हमने ब्लिंकिट को बिल्ड किया है। लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि क्योंकि उसमें उसमें जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हम लो रखना चाहते हैं, तो इसलिए उसमें हम जोमेटो का जो ट्रैफिक है, जोमेटो के ऐप पे जो ट्रैफिक रहता है उसको हम यूज करेंगे, उसका एडवांटेज लेंगे। इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने ऑलमोस्ट 113 स्टोर्स ओपन किए हैं। एंड ऑलमोस्ट ये सारे स्टोर जो हैं वो एनसीआर के बाहर के रीजन में इन्होंने ओपन किए हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि हमने एक चीज ऑब्जर्व करी है कि बाहर के एरियाज में जहां पे हमारी प्रेजेंस नहीं है वहां पे सर्विस की क्वालिटी और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, मतलब इतनी वाइड प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। एंड इसीलिए जब हम वहां पे एक्सपैंड कर रहे हैं, जब हम अपना स्टोर लेकर के जा रहे हैं, तो कस्टमर एकदम से हमारे साथ ऐड हो जा रहा है, हमारा ग्रोथ काफी फास्ट हो रहा है उन मार्केट्स के अंदर। फिर टेक रेट होता है, क्योंकि कॉमर्स बिजनेस में टेक रेट बेसिकली होता है कि आपका जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है उसका कितना परसेंटेज आपका रेवेन्यू में कन्वर्ट होता है। तो इनका टेक रेट जो है वो मैनेजमेंट बोल रहा है कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे किसी क्वार्टर में अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो क्या होता है कि जो इनके मेन कोर आइटम्स हैं, फूड, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब जो आइटम्स हैं, इन पे अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इनके सेलर्स क्या करते हैं कि थोड़ा सा प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव रखने के लिए कस्टमर को कम प्राइस वहां पे चार्ज करते हैं, तो जिसकी वजह से इनका टेक रेट थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारा इंक्रीमेंटल जो बिजनेस आ रहा है ब्लिंकिट से, उसमें जो नॉन कोर कैटेगरी है, मतलब एफएमसीजी, फ्रूट, वेजिटेबल और आपका स्टेपल्स वगैरह जो होते हैं, इनके बाहर की कैटेगरी के जो आइटम्स हैं उनमें ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए हमारा मानना है कि 3-4 साल के बाद हमारा टेक रेट इंप्रूव होगा, 2-3 रीजन की वजह से। एक तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट मिक्स, क्योंकि जो आपका इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है आपको फ्रूट, वेजिटेबल, इन सारे आइटम्स के ऊपर। जो आपके बाकी के कैटेगरी के आइटम्स हैं उनमें इन्फ्लेशन इंपैक्ट नहीं करता। तो एक तो प्रोडक्ट मिक्स हमको हेल्प करेगा, दूसरा उसके साथ में जो डिलीवरी फी हम लगातार चार्ज करते जा रहे हैं और नए एरियाज में जाएंगे तो चांसेस है कि हम और ज्यादा उसको बढ़ाएं, तो एक वो आइटम होगा जो हमारे टेक रेट को इंप्रूव करेगा। तीसरा एड रेवेन्यू, इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो ब्रांड्स होते हैं वो एडवर्टीजमेंट वगैरह भी करते हैं। तो इन 3-4 तरीके से कंपनी कह रही है कि अगले 3-4 साल में हमारा मानना है कि टेक रेट हमारा ओवरऑल और अच्छे लेवल पे इंप्रूव होगा। देन मैनेजमेंट का कहना है कि जो एसकेयूज इन्होंने बढ़ाए हैं पिछले इतने सालों में, तो ऑफ कोर्स एक वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है ब्लिंकिट की, कि कैसे ये इतने सारे आइटम्स, इतने सारे प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट 25,000 एसकेयूज कंपनी डिलीवर कर रही है आज के टाइम पे विद इन 10 to 20 मिनट्स, कॉस्ट को मेंटेन करते हुए। तो एक तरीके की ऑपरेशनल एफिशिएंसी है और मैनेजमेंट कह रहा है कि ये एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस देता है कस्टमर को। अब ये कैसे इसको अचीव करते हैं, तो उस पर मैनेजमेंट कह रहा है कि आप इसको बोल सकते हो कि एक तरीके का मैजिक है जो हम कर पा रहे हैं। बट ओवरऑल क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे वो करते हैं, वो मैनेजमेंट कह रहा है कि हम रिवील ऑफ कोर्स नहीं करना चाहते करेंटली। इनका फूड डिलीवरी वाले बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा आ रहा है एंड मैनेजमेंट कह रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ से हमारा ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बढ़ रहा है। और इनका ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है उसमें 50 से 55% कॉन्ट्रीब्यूशन इनके गोल्ड मेंबरशिप का आता है। जोमेटो का जो गोल्ड मेंबरशिप है उससे 50 से 55% का कॉन्ट्रीब्यूशन आता है, और पिछले कई सारे क्वार्टर से ये कॉन्ट्रीब्यूशन इतना ही है गोल्ड मेंबरशिप से। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि गोल्ड मेंबरशिप जो है उसके कस्टमर्स लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन टोटल ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में उसका कंट्रीब्यूशन अभी भी सिर्फ 50 से 55% है। तो इसका मतलब ये है कि जोमेटो इंक्रीमेंटल ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को ऐड करता जा रहा है अपने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। प्लस जो उनके एग्जिस्टिंग नॉन गोल्ड मेंबरशिप कस्टमर्स हैं वो भी काफी हाई वैल्यू आइटम्स उनके प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर कर रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कंपनी लगातार मार्केट शेयर अपनी तरफ लेकर के आ रही है। देन ग्रोथ गाइडेंस इनका वही मेंटेन है जोमेटो बिजनेस के लिए कि 25 से 30% का ग्रोथ कंपनी अज्यूम कर रही है अगले 4-5 साल के लिए।
देन इसके साथ में कंपनी का कहना है कि फूड डिलीवरी बिजनेस में जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ मिल रही है इनको ग्रोस ऑर्डर वैल्यू में, वो मतलब टॉप 8 सिटीज में भी ऑलमोस्ट उतनी ही है और टॉप नॉन टॉप 8 सिटीज के अंदर भी उतनी ही है। सो मेनली मैनेजमेंट कह रहा है कि जो हम जो रेस्टोरेंट्स लगातार हम ऐड कर पा रहे हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर, प्लस अलग अलग क्यूजिन्स अलग अलग कैटेगरी के उसको हम ऐड कर पा रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा ग्रोथ लीवर है हमारे फूड डिलीवरी बिजनेस के लिए। देन इन्होंने अभी प्लेटफॉर्म फी चार्ज करना स्टार्ट किया है पिछले साल से। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि 5 से 6 रुपए का प्लेटफॉर्म फी ये चार्ज करते हैं। और अगर आप ऑनलाइन बिजनेसेस में देखोगे तो ओटीए एक सेक्टर है, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, जिसने अभी तक सक्सेसफुली प्लेटफॉर्म फी को लॉन्च किया हुआ है पिछले काफी सालों से। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारे बिजनेस में अभी जस्ट हमने ये स्टार्ट किया है, आगे इसका ट्रेंड कैसा रहेगा, ये कितना सस्टेनेबल है, ये ऑफ कोर्स टाइम के साथ ही हमको पता चलेगा। बीच बीच में सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग कि कस्टमर इसको किस तरीके से लेते हैं, हम इस प्लेटफॉर्म फी के साथ में एक्सपेरिमेंट करेंगे, कभी हम इसको बढ़ाएंगे, कभी हम इसको कम करेंगे। देन कैसा वहां से रिस्पॉन्स आता है कंज्यूमर का, उसके अकॉर्डिंग हमको आइडिया लगेगा कि इस प्लेटफॉर्म फी ये सस्टेनेबल रह सकता है हमारे मॉडल में या नहीं रह सकता है। देन जो ब्लिंकिट का बिजनेस है उसका प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ क्या है, तो मैनेजमेंट कह रहा है कि ये एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किस ज्योग्राफी में हमने स्टोर ओपन किया है, वहां पे किस तरीके का डिमांड है ओवरऑल। लेकिन अभी ये इस चीज को ट्रैक नहीं कर रहे हैं कि एक स्टोर को प्रॉफिट होने में कितना ज्यादा टाइम लगता है या उसका ब्रेक इवन होने में कितना टाइम लगता है। मैनेजमेंट कह रही है कि हम उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, हर एक स्टोर का सारे नंबर्स को क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हमको लग रही है और बहुत पॉजिटिव है कि जैसे जैसे हम नए स्टोर्स ओपन करते जा रहे हैं, हमारा ब्रांड और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, हमारे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, कस्टमर्स का विजिबिलिटी बढ़ता जा रहा है, और वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि हमारा पर स्टोर प्रॉफिटेबल होने का जो टाइमलाइन है वो और ज्यादा फास्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। देन कंपनी कह रही है कि हमारा अभी कोई प्लान नहीं है कि हम अपने कोर प्रिंसिपल को चेंज करें ब्लिंकिट बिजनेस के अंदर। कोर प्रिंसिपल क्या है? कोर प्रिंसिपल यही है इनका कि 10 से 20 मिनट के अंदर वाइड कैटेगरी ऑफ आइटम्स, जो इनके पास 25,000 एसक्यूज अवेलेबल है कुछ लोकेशंस के अंदर, सो इतने सारे आइटम्स इनको डिलीवर करने हैं कंज्यूमर को विद इन 10 to 20 मिनट्स। तो कंपनी कह रही है कि कोर प्रिंसिपल हमारा आगे भी यही रहेगा। अब इस नंबर ऑफ एसक्यूज को आगे कितना बढ़ा सकते हैं, तो उसका स्कोप हमें यहाँ से भी और ज्यादा लगता है। बिकॉज 2 साल पहले तक मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम सिर्फ 5,000 एसक्यूज डिलीवर कर पाते थे कस्टमर को, आज ये नंबर बढ़ करके 25,000 है, और ये नंबर यहाँ से भी और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसका भी गाइडेंस काफी सॉलिड दिया है कंपनी ने। देन कंपनी कह रही है कि जितने भी स्टोर्स हम नए ओपन करेंगे वो ऑफ कोर्स हमारे न्यू एरियाज में होंगे, नए सिटीज में हम एक्सपैंड करने वाले हैं आने वाले 1.5 साल के अंदर। फिर कंपनी कह रही है कि अब इस तरीके की ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन्होंने कैसे बिल्ड करी है ब्लिंकिट ने, कि इतने इतने सारे कैटेगरी के आइटम ये इतने इतने फास्ट डिलीवर करते हैं और उस कॉस्ट को मेंटेन करते हुए। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो हमने सिस्टम्स टेक्नोलॉजी जो बिल्ड की है पिछले इतने सालों में, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। प्लस उसके साथ में मैनेजमेंट क्या कहना है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज हमारा फोकस हमेशा से इस चीज के ऊपर है कि कैसे हम और ज्यादा वैल्यू क्रिएट करके दे सकते हैं कस्टमर्स को। एंड जब भी हम इस चीज के ऊपर प्लान करते हैं कि हमको नंबर ऑफ एसकेयू बढ़ाना है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस ये नहीं होता है कि उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये चैलेंज आएगा। हमारा थॉट प्रोसेस ऐसे ऐसे होता है कि हम उस नंबर को कैसे बढ़ा सकते हैं और विद इन सेम टाइम फ्रेम हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन के ऊपर ज्यादा फोकस होता है हमारा, एंड इस तरीके का पूरा कल्चर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। और मैनेजमेंट का कहना है कि अगर आप हमसे पूछेंगे कि क्या इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है, तो हमारा मानना है कि पॉसिबल जरूर है, लेकिन बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कि इस लेवल की एफिशिएंसी आप अचीव कर पाओ। बिकॉज आपको सिर्फ टीम ही नहीं चाहिए, आपको इन सिस्टम्स का इस टेक्नोलॉजी को यूज करने का एक बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए, हाई स्किल चाहिए, और प्लस इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चाहिए, तब आप इस लेवल की ऑपरेशन एफिशिएंसी अचीव कर सकते हो, जो कि मैनेजमेंट कह रहा है कि बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इसको रेप्लिकेट कर पाना। देन इनका जो हाइपर प्योर का बिजनेस है, B2B बिजनेस है, मैनेजमेंट कह रहा है कि उसमें ग्रोथ वगैरह तो अच्छी है, लेकिन अभी भी हमको लगता है कि उसमें बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग बाकी है। तो हम लगातार उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बिकॉज अभी हम कुछ ही रेस्टोरेंट्स को विद इन टाइम फ्रेम में हम सप्लाई कर पाते हैं, आज अगर उनका ऑर्डर आता है तो नेक्स्ट डे में हम उनको डिलीवर कर पाते हैं, वैल्यू प्रोपोजिशन इस तरीके की रहती है। लेकिन इसमें हमारा मेन टारगेट आज के टाइम पे ये है कि कैसे हम पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को एक अच्छी वैल्यू इस बिजनेस के थ्रू दे सकते हैं। तो उसमें हम लगातार एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, एंड जैसा आगे प्रोग्रेस रहेगा वो हम अपडेट करेंगे।
QSR कंपनीज इनके कस्टमर्स नहीं है। कंपनी कह रही है कि मेनली इस बिजनेस के अंदर जो मिड टू लार्ज साइज जो रेस्टोरेंट्स हैं, जिनके कुछ चेन्स हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टोर्स हैं, उनको हम केटर करते हैं। और वैल्यू प्रोपोजिशन वही होता है कि ऑन डिमांड प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ में कंपनी नेक्स्ट डे आइटम्स को डिलीवर करती है। सो ये पूरा ओवरऑल कॉन कॉल था जोमेटो का। मतलब ग्रोथ नंबर्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। जिस स्पेस पे ये कंपनी स्केल कर रही है, बहुत बहुत मतलब जबरदस्त तरीके से स्केल अप कर रही है कंपनी। आगे का गाइडेंस भी काफी सॉलिड लगता है। एंड ब्लिंकिट को पर्टिकुलरली अगर आप देखो, मतलब जोमेटो तो ठीक है, ऑनलाइन फूड बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन अगला जो बड़ा ग्रोथ लीवर लगता है इस बिजनेस के लिए वो ब्लिंकिट को देख के लगता है, क्योंकि अभी सिर्फ हार्डली टॉप 7 8 10 सिटीज के अंदर है और यहाँ पे भी अच्छे से पेनेट्रेट नहीं किया है कंपनी ने। तो अभी तो 100 ऑफ सिटीज और बाकी है पूरे कंट्री के अंदर जहां पे इस मॉडल को ये रेप्लिकेट कर सकते हैं। और जितने एसकेयूज अभी ये सिर्फ कुछ लोकेशंस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जब यही एसकेयूज ये आगे और डीपर लेवल पे लेकर के जाएंगे तो ग्रोथ किस लेवल तक आ सकती है। सो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो जोमेटो के ऊपर जो पिछले कुछ टाइम में इतने सारे इन्वेस्टर जो बुलिश हुए हैं, वो एक्चुअली इसके ब्लिंकिट वाले बिजनेस को लेकर के हुए हैं कि जिस तरीके की वैल्यू प्रोपोजिशन वो ऐड करता है कंज्यूमर्स की लाइफ में, वो एक बहुत बड़ा ग्रोथ एडवांटेज देता है इस कंपनी को। एंड वहां से एक बहुत सॉलिड ग्रोथ पोटेंशियल लगता है इस पूरे बिजनेस के अंदर। अब अपॉर्चुनिटी वाइज ऑफ कोर्स अगर हम डिस्कस करें तो मतलब वैल्यूएशन तो डेफिनेटली डिबेटेबल है कि इतने हाई पी मल्टीपल पे या हाई ईवी बिट्टा पे ये ट्रेड कर रहा है। बट वहां पे हमको वही समझने का पॉइंट है कि इसका आगे का स्कोप कैसा है, बिकॉज करंट सिचुएशन के ऊपर ऐसे बिजनेसेस को आप एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर पॉइंट वही हो जाएगा कि अगर आप लास्ट ईयर इस बिजनेस को देखते कि 2 करोड़ का प्रॉफिट है और इतना हाई मार्केट कैप है, इतना हाई वैल्यूएशन है, तो डेफिनेटली किसी को भी इस तरीके का बिजनेस बहुत ही अनअट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन वहां से जिस तरीके की अर्निंग ग्रोथ इन्होंने डिलीवर करी है, सो उसके बेसिस पे मार्केट ने रिवॉर्ड किया है। तो ऐसे न्यू एज बिजनेसेस को समझने का तरीका ये है कि आप इनका वैल्यू प्रोपोजिशन देखो कि आगे आने वाले 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में किस लेवल पे ये स्केल अप कर सकते हैं अपने बिजनेस को, जिस तरीके से ये एग्जीक्यूट करते जा रहे हैं। बिकॉज इनका अर्निंग ग्रोथ बहुत सॉलिड रहता है। 2 करोड़ का प्रॉफिट आप इस क्वार्टर में देखो तो ऑलमोस्ट 250 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने, नेट प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट करा है। एंड अगर हम यहाँ से इंक्रीमेंटल ग्रोथ और एक्सपेक्ट नहीं भी करते हैं इस बिजनेस से आने वाले क्वार्टर में, अगले 3 क्वार्टर में अगर पैट लाइन कंपनी का सिमिलर रहता है, फिर भी इनका FY25 का जो एनुअल पैट है वो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास होगा। तो जो करंट पी आपको 400 के ऊपर का दिख रहा है, वो वैसी ऑलमोस्ट 250 के आसपास आ जाती है अगर कंपनी का हम यहाँ से और फर्दर ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं भी करते हैं, यही सेम रन रेट रहता है, फिर भी इसका पी कम होकर के 250 के आसपास आ जाता है। तो अर्निंग ग्रोथ बहुत सॉलिड रहती है ऐसे बिजनेसेस में। इसीलिए आप पी मल्टीपल के बेसिस पे या मार्केट कैप टू सेल्स के बेसिस पे या ईवी टू बिट्टा के बेसिस पे ऐसे कंपनीज को नहीं समझ सकते। हमको वैल्यू प्रोपोजिशन देखना पड़ेगा, आगे का स्केल अप देखना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कंपनी का कैसा ओवरऑल वैल्यू लगता है करंट लेवल्स के ऊपर। और पर्सनली मतलब अगर हम डिस्कस करें तो डेफिनेटली इस तरीके के जो बिजनेसेस हैं, आई डोंट फील कि हर एक इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो में ऐसे ऐसे बिजनेसेस होने चाहिए, बिकॉज ये वेरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, पोर्टफोलियो टू पोर्टफोलियो वेरी करता है। बिकॉज एग्जांपल के लिए अगर आप देखो तो कोई एक छोटा इन्वेस्टर है जिसका पोर्टफोलियो का साइज अभी छोटा है, तो डेफिनेटली उसका फोकस जो है वो ऐसे बिजनेसेस के ऊपर होना चाहिए जिनमें जिनमें री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, जिनका ग्रोथ अच्छा हो, मार्केट शेयर गेन कर रहा हो, ROE इंक्रीज होने का गाइडेंस हो, मैनेजमेंट सॉलिड ग्रोथ गाइडेंस दे रहा हो और एक रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर हो। वहां पे री रेटिंग बनने का चांस ज्यादा है रेदर देन कि इस तरीके के बिजनेसेस में वो फोकस करें। सिमिलरली अगर आप दूसरी साइड देखो तो कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसका पोर्टफोलियो का साइज ठीक ठाक है, ऑलरेडी उसका एलोकेशन है री रेटिंग वाले बिजनेसेस के अंदर, सो उस तरीके का इन्वेस्टर डेफिनेटली ऐसे बिजनेसेस को, न्यू एज बिजनेसेस को अफोर्ड कर सकता है कि थोड़ा सा एग्जीक्यूशन के लिए ले लिया, एलोकेशन के लिए ले लिया, एंड डिपेंडिंग ऑन कैसा आगे कंपनी का परफॉर्मेंस रहता है उसके बेसिस पे आप एलोकेशन बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। तो ये टोटली वेरी करता है पोर्टफोलियो टू पोर्टफोलियो, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बाकी डेफिनेटली ग्रोथ स्टोरी तो बहुत अच्छी लगती है कंपनी की। अभी स्विगी की लिस्टिंग होगी तो उसका भी देखेंगे कि उनका कैसा वैल्यू प्रोपोजिशन है, मॉडल किस तरीके का है, कैसा ग्रोथ दिखता है उस कंपनी का। ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे इसके। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।